नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही सुंदर, हमेशा की तरह प्रेरणात्मक, रोचक, बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर। चार दोस्त, दो साइकिल, खाली जेब, पूरा शहर जनाब, हमारा एक खूबसूरत दौर। ये भी था जिंदगी का। उस दौर में हम सोचा करते थे कि कुछ बेहतर हासिल करेंगे। हमें क्या पता था कि उससे बेहतर कुछ था ही नहीं। ना कुछ पाने की आशा, ना कुछ खोने का डर, बस अपनी ही धुन, बस अपने सपनों का घर। काश मिल जाए फिर मुझे वो बचपन। वो बचपन तो दोबारा हम सभी जीना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान एक उम्मीद ये नहीं रखता कि मुझे फिर से वही बचपन मिल जाए जीने के लिए। काश ऐसा हो, पर वक्त का पहिया निरंतर आगे ही चलता रहता है। तो क्यों ना अपना हर पल हम जिए और अपने बच्चों के बचपन को उन्हें खुलकर जीने दें। तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ अपनी कहानी के पिटारे में। आज मैं आपके लिए आदरणीय मनोहर चमोली द्वारा रचित अंतरिक्ष से आगे बचपन, उनकी किताब से कहानी लाई हूँ। और कहानी का नाम है सही बचत। बहुत ही सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। भरत और भारती भाई बहन थे। भरत बड़ा था, भारती छोटी थी। भरत स्वभाव से ही चंचल था। मौज मस्ती और लापरवाही उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वो जिद्दी भी हो गया था। ऐसे ही तो हो जाते हैं बच्चे भी। लाड़ प्यार उन्हें कई बार बिगाड़ भी देता है। वो अक्सर घर में शैतानी करता। भरत बड़ी चालाकी से आरोप भारती पर लगा देता। भारती कुछ नहीं समझ पाती। अक्सर भरत के किए की सजा भारती को मिलती थी, क्योंकि जो बच्चा चुप रहता है, डर जाता है, वो सजा का पात्र बन जाता है। भारती के मन में ये बात घर कर गई थी कि घर में गलत काम कोई भी करे मगर सजा उसे ही मिलती है। यही कारण था कि वो भरत के द्वारा बिगाड़े हुए कामों को संवारने में ही जुटी रहती थी, क्योंकि उसके मन में डर रहता था कि उसे डांट पड़ेगी। परिणाम यह हुआ कि भारती भरत से ज्यादा गंभीर हो गई। वो अक्सर चुप रहती, हर बात के अच्छे और बुरे पक्ष पर सोचती, तब जाकर कदम उठाती। यहाँ हम बच्चों का बचपन छीन लेते हैं, उन्हें बड़ा होने के लिए मजबूर कर देते हैं। भारती के मन की व्यथा देखिए कि माँ बाप उसे समझ नहीं पा रहे थे और वो उनको अपना दर्द बताए बिना अंदर ही अंदर जूझ रही थी। वहीं भरत के मन में ये बात गहरे ढंग से बैठ गई थी कि वो कुछ भी करे उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। भरत और भारती बहुत खुश थे। गांव से उनके दादाजी जो आ गए थे। सुबह शाम दादाजी दोनों को घुमाने ले जाते। भरत और भारती को तरह तरह के व्यंजन खिलाते। दादाजी 2-4 दिनों में ही समझ गए कि भरत और भारती में बहुत अंतर है। एक दिन की बात है, दादाजी ने भारती से कहा, बेटी तुम तो कभी किसी चीज की मांग ही नहीं करती हो। भरत को देखो, हमेशा कुछ ना कुछ खाने की जिद करता रहता है। भारती पहले चुप रही, फिर बोली, दादाजी भरत भाई की इच्छाएं आप पूरी कर देते हैं तो मेरी भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मैं जो कुछ सोचती हूँ भाई पहले ही उसकी मांग आपसे कर लेता है, फिर मुझे भी तो वो चीज़ मिल ही जाती है जो भरत को मिलती है। दादाजी समझ गए कि भरत के मन में खर्च करने की आदत विकसित होती जा रही है। वहीं भारती संकोच के कारण ही सही अपनी इच्छाएं मन ही मन में रखती है। एक बार की बात है, शाम का समय था। दादाजी 2 बड़े मिट्टी के गुल्लक ले आए। भरत और भारती आंगन में खेल रहे थे। दादाजी ने दोनों को बुलाते हुए कहा, ये लो तुम दोनों के लिए अलग अलग गुल्लक। अब देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा रुपए जमा करता है।
आज से तुम्हें जो भी जेब खर्च मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें गुल्लक में डालना होगा। मैं जाने से पहले उसे कुछ खास इनाम दूंगा जो ज्यादा बचत करेगा। तुम अपने गुल्लक में पहचान का निशान लगा लो ताकि बदल ना जाए। दिन गुजरते गए। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने को थी। भरत और भारती गुल्लक में रुपए जमा करने का एक भी मौका नहीं गंवाती। भारती मम्मी और पापा के छोटे मोटे काम करती और बदले में 1, 2 और 5 रुपए का सिक्का इनाम में पाती। अपनी जेब खर्च का ज्यादातर हिस्सा भी वो गुल्लक में ही डालती जाती। भरत भी रुपए जमा कर तो रहा था, लेकिन वो खाने पीने की चीजों में ज्यादा रुपए खर्च कर ही देता था। आदत जो थी उसकी। एक दिन की बात है, भरत और भारती गुल्लकों को लेकर झगड़ रहे थे। तभी वहां दादाजी आ गए। दादाजी को देखते हुए भरत बोला, दादाजी, भारती ने अपना गुल्लक बदल दिया है। मैंने अपने और भारती के गुल्लक में कलर पेंसिल से निशान लगाया था। मेरे वाले गुल्लक में वो निशान है, मगर भारती के गुल्लक में वो निशान नहीं है। मुझे लगता है भारती ने जरूर कोई गड़बड़ की है। दादाजी बोले, भरत, तुम्हारा गुल्लक तो तुम्हारे पास ही है ना, वो तो नहीं बदल गया। भरत बोला, नहीं दादाजी, मेरा गुल्लक तो मेरे पास ही है। मगर अगर मगर कुछ नहीं। तुम्हें भारती के गुल्लक से क्या मतलब? जरूर तुमने कोई गड़बड़ की है। लाओ, दोनों अपने अपने गुल्लक मुझे दे दो। इन्हें अभी फोड़ कर देखा जाएगा। यह सुनते ही भारती रोने लगी। दादाजी बोले, अरे तुम क्यों रो रही हो? मुझे मालूम है कि किसके गुल्लक में ज्यादा रुपए जमा हुए होंगे। यह कहते हुए दादाजी ने दोनों गुल्लक अपने हाथों में ले लिए। दादाजी ने भरत का गुल्लक पहले फोड़ा। भरत के गुल्लक में 230 रुपए निकले। अब भारती के गुल्लक की बारी थी। दादाजी के साथ साथ भरत भी हैरान था। भारती के गुल्लक में केवल 25 रुपए ही निकले। भारती, ये क्या? तुम्हारी गुल्लक में बस इतने ही रुपए? सच सच बताओ, तुमने जो बचत की थी वे रुपए कहाँ गए हैं? और ये जो भरत गुल्लक बदलने वाली बात कर रहा था, वो क्या सच है? दादाजी ने बड़ी हैरानी से पूछा। भारती तो पहले से ही रो रही थी, डर जो रही थी। दादाजी को गुस्से में देखकर वो और जोर जोर से रोने लगी। दादाजी ने भारती के सिर पर प्यार से हाथ रखा, पुचकारते हुए बोले, मैं जानता हूँ हमारी भारती ने कोई गलत काम नहीं किया होगा। मुझे पता है कि भारती अपने दादाजी को सच सच बताएगी। इसी प्यार के भाव के भूखे होते हैं बच्चे। प्यार से आप कुछ भी बात कहेंगे वो झट से मान जाएंगे और अपने दिल का दर्द भी आपके आगे बयां कर देंगे। तो बच्चों को प्यार से पालिए। ये छोटे छोटे नन्हे पौधे हैं, इन्हें प्यार से सींचिए। यह सुनते ही भारती ने रोना बंद कर दिया। वो सुबकते हुए बोली, दादाजी, ये नया गुल्लक है। ये मैंने 3-4 दिन पहले ही खरीदा है। पुराने वाले गुल्लक को मैंने एक दिन तोड़ दिया था। तोड़ दिया? पर क्यों? गुल्लक के रुपयों का तूने क्या किया? भरत बीच में ही बोल पड़ा। दादाजी ने भरत को उंगली से इशारा करते हुए चुप रहने के लिए कहा। फिर वो भारती से प्यार से बोले, गुल्लक में कितने रुपए जमा हुए थे? 305 रुपए। 5 रुपए का मैंने ये नया वाला गुल्लक खरीदा है। भारती ने सिसकते हुए अपने दादाजी को बताया। और वो 300 रुपए कहाँ हैं? दादाजी ने बड़े धीरे से भारती से फिर से पूछा। भारती थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वो तो मेरे पास नहीं है। नहीं है तो कहाँ गए? अब दादाजी ने भारती को अपनी गोद में बिठा लिया। भानुली की माँ बीमार है। भानुली मेरे साथ पढ़ती है, उसके पापा नहीं है। मैंने वो 300 रुपए दवाई के लिए भानुली को दे दिए हैं। भानुली ने कहा है कि जब उसकी मम्मी ठीक हो जाएगी तो वो मेरे सारे रुपए लौटा देगी। भारती ने रुक रुक कर कहा। तो अब भानुली की माँ कैसी है? दादाजी ने पूछा।
पता नहीं, मैं फिर उसके घर नहीं गई। अब वो मुझसे और रुपए मांगेगी तो मैं कहाँ से लाऊंगी। भारती उदास हो गई। देखिए, बच्चों के मन में भी सहायता करने की, परोपकार के भाव कितने अच्छे से भरे होते हैं। उनका बचपन हर दर्द को महसूस करता है जो शायद हम बड़े नहीं कर पाते। मैं हूं ना मेरी प्यारी बच्ची, हम तीनों अभी भानुली के घर जाएंगे, उसकी मम्मी को अच्छे डॉक्टर को भी दिखाएंगे। क्यों भरत, तुम चलोगे ना हमारे साथ? दादाजी ने भारती का माथा चूमते हुए कहा। हाँ दादाजी, अभी चलो। ये मेरे 200 रुपए भी भानुली की मम्मी को दे देंगे। भानुली अच्छी लड़की है, उसने स्कूल में मेरी कई बार मदद की है, भरत ने कहा। दादाजी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों सही बचत करने का मतलब समझ गए हो। भारती का चेहरा चमक उठा। वो कभी दादाजी की ओर देख रही थी तो कभी अपने बड़े भाई भारत को। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे तीनों भानुली के घर की ओर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर भाव बच्चों के मन के, और दादाजी के भाव देखिए कैसे उन्होंने बच्चों को बचत करना सिखाया। ये बचत तो आप मोबाइल की बैटरी से सीखिए। कैसे बचाते हो आप कि बैटरी खत्म ना हो जाए फिर उसे चार्ज करते रहते हो। तो ये छोटी छोटी बचत जीवन में बहुत काम आती है। ये बच्चों को ज़रूर सिखाइए। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दल में, कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में। वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। तो खूब दिल से जीने दीजिए बच्चों को उनका बचपन। ये बचपन दोबारा नहीं मिलेगा। और छोटी छोटी अच्छी आदतें, अच्छे जीवन मूल्य, संस्कार उन्हें समय रहते ही भरते जाइए, ताकि उनका जीवन भी सुखद हो और आपका भविष्य भी। कैसी लगी आपको कहानी? आशा करती हूँ बहुत सुंदर जीवन मूल्यों से ओतप्रोत थी ये कहानी। आदरणीय मनोहर चमोली द्वारा रचित। फिर से लेके आऊँगी उनकी इस किताब से और कहानियाँ आपके लिए। तो सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना पड़ेगा। तो मुझे आपका इंतज़ार रहेगा इसी आपके आकर्षण चैनल पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चलती हूँ। धन्यवाद।